हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूनिक स्टडी सेंटर। अभी तक हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का एक जनरल फार्मूला देखा, उनका नेमिंग देखा कि एक कार्बन के लिए हम क्या नाम लिखते हैं, उसका दो के लिए क्या लिखते हैं। अब इसके बाद अगर आपको होमोलॉगस सीरीज जो सजाती या समजाती श्रेणी थी, अगर उसके सारे कंपाउंड याद हो गए हैं तो अब हम आगे आईयूपीएसी नेमिंग देखेंगे। अगर वो आपको याद रहेगा तो यहाँ पे काफी आसान हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो इसके पहले वाला जो वीडियो है वो आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ये देखिए। तो अब हम देखते हैं अपना आईयूपीएसी नेमिंग हमको कैसे करना है। तो फिर से हम एक बात वही फिर से दोहराते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से हम एक कार्बन के लिए मेथ लगाएंगे, दो के लिए एथ, तीन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट और पांच के लिए पेंट, छह के लिए हेक्स, सात के लिए हेप्ट, आठ के लिए ऑक्ट, नौ के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। अब यहाँ पे अगर हमारे और ये हमारे क्रियात्मक समूह हैं जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब अगर OH फंक्शनल ग्रुप है तो वो अल्कोहल ग्रुप होता है, और जहां पे अल्कोहल ग्रुप होता है जब आईयूपीएसी नेमिंग उसकी की जाती है तो उसमें लास्ट में OL जुड़ जाता है, इसको हम ऑल पढ़ते हैं। फिर उसके बाद अगर कहीं पे फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O लगा है तो वो कीटोन ग्रुप होता है, और जब इसका नाम लिखा जाता है तो ओन लग जाता है लास्ट में। फिर उसके बाद अगर यही फंक्शनल ग्रुप है और ये बिल्कुल किनारे वाले यहाँ पे एक हमने H अगर फिक्स कर दिया यहाँ पे तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप हो जाता है। अगर C डबल बॉन्ड O है, एक H अगर हमने फिक्स कर दिया तो एल्डिहाइड, तो वहां पे अल लग जाता है। और अगर इसी H की जगह पे OH लग गया तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। और वहां जब कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे जब इसका नाम लिखा जाता है तो ओइक एसिड लगता है इस फंक्शनल ग्रुप में। एक और हमारे पास आता है हैलोजन। तो जब हैलोजन की नेमिंग की जाती है तो उसके पहले हैलो लगा दिया जाता है। जैसे अगर हमारे पास मेथेन है तो, और मान लेते हैं कि ये सभी, इन सबको एक साथ हैलोजन बोला जाता है। और हैलो जब बोला जाएगा तो इसका मतलब इनमें से चारों में से कोई भी होगा। इसको हम एक्स से दिखाते हैं। अगर स्पेसिफिक हम किसी एक की बात करेंगे, जैसे क्लोरीन है तो वहां पे क्लोरो हो जाएगा, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो और आयोडीन है तो आयोडो। तो ये जो हैलोजन होता है उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और हैलो का मतलब या तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या फिर आयोडो लगेगा आईयूपीएसी नेमिंग करते समय। तो एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं तो हमारे पास, हम पहले देखते हैं, अभी हमारे पास ये है मीथेन। अब इस मीथेन में हम एक हाइड्रोजन हटाते हैं। अगर अब आईयूपीएसी नेमिंग का क्या तरीका है, किस तरह से करना है, उसका मतलब क्या वो देखते हैं। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये तो पहले आपको याद होने चाहिए कि OH है, अगर केवल OH तो वो अल्कोहलिक ग्रुप है। और ये तीनों बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अगर C डबल बॉन्ड हो तो कीटोन, C डबल बॉन्ड हो और एक H लग गया है तो एल्डिहाइड, और C डबल बॉन्ड हो OH लग गया है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कंपाउंड का नाम लिखते टाइम थोड़ा सा क्लियर होगा कि कैसे करना है। तो जैसे हमारे पास हम एक H को हटाते हैं यहाँ पे, अब कोई सा एक फंक्शनल ग्रुप लगा देते तो हम यही से शुरू करते हैं अल्कोहल से। तो अगर यहाँ पे OH लग गया, अब ये अल्कोहल हो गया। अब इसका जब नाम लिखा जाएगा तो लास्ट में OL लगेगा। तो इसके पहले जब ये H ही था तो इसका नाम क्या था, एक कार्बन था, एक कार्बन के लिए एथ लगता है, मेथ लगता है, और चारों सिंगल बॉन्ड थे तो मेथेन नाम हो जाएगा इसका, मेथेन नाम हो जाएगा। अब इस H को हमने हटाया और इसकी जगह पे हमने OH लगा दिया। तो जब OH लग जाता है तो E हट जाता है और OL जुड़ जाता है। तो ये E हटेगा और OL लग जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, मेथेनॉल। तो इस तरह से हमारे पास जो एल्केन का फर्स्ट एलिमेंट था, फर्स्ट कंपाउंड था मेथेन, उसका हमने नेमिंग देख लिया। अगर फंक्शनल ग्रुप OH लग रहा है तो उसमें से E को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे और OL को ऐड कर देंगे। फिर इसी तरह से अगर हमारे पास दो कार्बन का कंपाउंड है,
तो इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन होंगे, तो इसका तो नाम हो गया हमारे पास एथेन। अब सभी यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे। अब नाम इसका एथेन है, एक H को हम हटाते हैं और OH ग्रुप को लगा देते हैं, तो E हटेगा और OL जुड़ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। इसको हम किस तरह से दिखा सकते हैं, इसको हम दिखाते हैं CH3OH, और इसको दिखाते हैं, ये हमारा CH3, ये CH2 फिर OH, तो ये हो जाता है CH3 CH2OH, या तो ऐसे दिखाएं या फिर C2H5OH, इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो ये हमारा एथेनॉल है, ये मेथेनॉल है। इसी तरह से नंबर ऑफ कार्बन, जैसे हमने एल्केन सारे पढ़े हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इसी तरह से हम एक H को हटा देते हैं और OH को वहां पे लगा दे चले जाएंगे, तो हमको एक अलग पूरा होमोलॉगस सीरीज मिल जाएगी जो कि अल्कोहल का होगा। तो इस तरह से हमारे अल्कोहल होते हैं। एक कंपाउंड, जो 2 कंपाउंड हमको पढ़ने हैं, उनमें से एक अल्कोहल के बारे में पढ़ना है आगे अभी IUPAC नेमिंग के बाद, और एक पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। फिर नेमिंग तो अभी पूरी बाकी पड़ी हमारी। तो ये मेथेनॉल, एथेनॉल बिल्कुल शुरुआत के 2 हो गए, और आगे के कैसे होते हैं उनको भी हम जरा देख लेते हैं। अभी तक हमने मेथेनॉल और एथेनॉल का नाम देख लिया, अब प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल का भी देख लेते हैं किस तरह से होगा। तो प्रोपेनॉल में हमारे पास 3 कार्बन होगा, 3 कार्बन होगा और उसी के करेस्पॉन्डिंग 8 हाइड्रोजन होंगे। एक हाइड्रोजन को हमको हटाना है और एक वहां पे OH ग्रुप को लगा देना है, तो ये हमारा प्रोपेनॉल बन जाएगा। 3 कार्बन यहाँ पे हमारे हुए और बाकी सारी वैलेंसीज हाइड्रोजन से फिल होंगी, सारे हाइड्रोजन से। अब हमको क्या करना है, एक लास्ट वाले हाइड्रोजन को हटाना है, किसी एक को भी हमको हटाना है और वहां पे OH ग्रुप लगाना है। अब फिर से ये अल्कोहल हो गया, और इसका अगर नेमिंग करनी है हमको तो 3 कार्बन मतलब प्रोप लगेगा, और सारे सिंगल बॉन्ड तो प्रोपेन, और OH ग्रुप लगा तो एल्कोहलिक ग्रुप होता है वो, और एल्कोहलिक ग्रुप में हम ऑल लगा देते हैं, तो E हटेगा और ऑल लग जाएगा, तो नाम इसका हो जाएगा प्रोपेनॉल। इसी तरह से सारे एल्कोहल की हमको नेमिंग करनी है। अब उसमें हमारे पास अगर 4 कार्बन होते, इसी तरह से एक यहाँ पे हम कार्बन लगाते हैं और बाकी 3 हाइड्रोजन साइड में लगा देते, तो वो फिर ब्यूटेनॉल, फिर ऐसे 5 के लिए पेंटेनॉल, 6 के लिए हेक्सेनॉल, 7 के लिए हेप्टेनॉल, 8 के लिए ऑक्टेनॉल, इसी तरह से पूरा आगे चलता रहेगा। अब नेक्स्ट जो हमारा फंक्शनल ग्रुप था कीटोनिक ग्रुप। कीटोन में हमारे पास एक कार्बन होता है, अभी हमने कीटोन ग्रुप में ये देखा। अब यहाँ पे हमारे पास इसका जो जनरल फार्मूला, एल्कोहल का अब हम जनरल फार्मूला देख लेते हैं। उसके लिए हमको पहले समझना पड़ेगा एल्किल ग्रुप क्या होते हैं। तो एल्किल ग्रुप जो भी हमारे एल्केन होते हैं, तो बस हमको इतना ध्यान रखना, एल्केन -H ये होगा हमारा एल्किल ग्रुप। किसी भी एल्केन में से अगर हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, रिप्लेस कर दिया, उसको हम एल्किल ग्रुप बोलते हैं। जैसे कोई भी एल्केन हमारे पास, पहला हमारे पास मेथेन होता है, CH4 स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, तो अब ये वैलेंसी खाली पड़ गई है, कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है, तो ये हमारे पास CH3 बन गया। तो ये मेथेन था, तो एल्किल ग्रुप बना तो मेथिल ग्रुप हो जाएगा, और एक वैलेंसी इसकी फ्री रहेगी। फिर इसके बाद इसी तरह से हमारा एथिल, 2 कार्बन अगर है इस तरह से, जैसे एथेन होता है, तो एथेन में हमारे पास 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं और 2 कार्बन होता है, तो एक हाइड्रोजन हटा देंगे हम, तो ये हमारा बन जाएगा C2H5 और एक वैलेंसी इसकी फ्री हो जाएगी, तो ये एथिल हो गया। इसी तरह से मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल मिलते चले जाएंगे। तो ये एल्किल ग्रुप हमारे होते हैं। एल्किल
फ्री रेडिकल या फिर एल्किल ग्रुप। अब हम एल्डिहाइड को देख लेते तो ये जो हमारे आर होते हैं ये एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। अब ये आर का मतलब क्या है, तो आर एल्केन ही है, बस उसमें एक हाइड्रोजन नहीं है। अब एक हाइड्रोजन नहीं होने का मतलब वो एल्किल ग्रुप है। तो एल्किल ग्रुप का एक जो रिप्रेजेंट किया जाता है, एल्किल ग्रुप का जो सिंबल होता है वो आर से होता है। यहाँ पे एक काफी कंफ्यूजन आ जाता है यहाँ कीटोन और एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में, कि जो कीटोन होता है वहां पे हमारे पास ये कीटोन का सिंबल है। अगर यहीं पे हमने H लगा दिया, अब ये एल्डिहाइड हो गया, और यहीं पे अगर हमने OH लगा दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो यही डिफरेंस है। अगर बस C डबल बॉन्ड O है और दोनों तरफ कार्बन कार्बन ही जुड़े होंगे, R का मतलब वो कोई एल्किल ग्रुप होगा तो कार्बन ही रहेगा। तो कीटोन ग्रुप में जो पहला एलिमेंट बनेगा वो प्रोपेनोन से छोटा नहीं बनेगा कुछ, क्योंकि फिर वो एल्डिहाइड हो जाएगा। तो इसी तरह से हमको अब अगला जो हमारा देखना है तो वो कीटोनिक ग्रुप का देखना है। तो ये जो हमारे पास एक कार्बन रहेगा और डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा तो वो हमारा कीटोन होगा। तो कीटोन में ये जो खाली वैलेंसी है ये कार्बन से ही जुड़ी होनी चाहिए। तो जब कार्बन से जुड़ी होगी तो कम से कम जो फर्स्ट एलिमेंट बनेगा कीटोन ग्रुप का, ये हमारा कीटोन ग्रुप है। अब कीटोन की जब हम नेमिंग करते हैं तो हमको पता हम क्या ओन लगाते हैं। अभी आगे हम और दोनों का देखते हैं, क्योंकि ये सिमिलैरिटी सब में दिख रही है। तो थोड़ा सा अभी यहाँ से जब सिमिलैरिटी दिख जाएगी हमको, उसके बाद हम डिफरेंस देख लेंगे तो वो चीजें याद रह जाएंगी कि क्या डिफरेंसेस होते हैं और किस तरह से इनकी नेमिंग की जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास कीटोन, अब यहाँ पे भी कार्बन रहेगा, यहाँ पे भी कार्बन रहेगा। इसके आगे एक लंबी सी चेन कहीं तक भी जा सकती है, उससे नहीं मतलब। बस हमको बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो कार्बन से जुड़ा, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसके दोनों तरफ कार्बन ही है हमारे पास, तो ये कीटोनिक ग्रुप होगा। तो अगर अब मान लेते हैं कि ये यहीं पे इससे आगे नहीं बढ़ता है तो हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर से CH3, तो हमारे पास यहाँ पे 3 कार्बन है और 3 के लिए हम प्रोप लगाते हैं। तो सारे सिंगल बॉन्ड तो प्रोपेन, और ये वाला जो ग्रुप लगा है C डबल बॉन्ड O तो ये ओन लग जाता है, तो नाम इसका हो जाएगा प्रोपेनोन। प्रोपेनॉन नाम हो गया इसका। अब नेक्स्ट कीटोन के बाद अब हम देख लेते हैं, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो खाली वैलेंसी थी वहां पे हम एक हाइड्रोजन फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे अब हमारा एक कार्बन रहेगा R, और यहाँ पे अब अभी जनरल फार्मूला भी हम देखते हैं क्या होता है। तो ये एल्डिहाइड हो गया। अब इस एल्डिहाइड में हम अल लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे एक कार्बन वाले मिलेंगे, जैसे एक CH4 है, वहां पे हम क्या कर, यहाँ पे अब एक वैलेंसी खाली पड़ी है तो लगा दिया, तो ये बन गया HCHO। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, मेथेनॉल, मेथेनल AL होगा। अगर OH लगता तो वो OH का मतलब एक साथ OH लगता तो वो मेथेनॉल होता OL, यहाँ पे लेकिन क्या होगा मेथेनल, तो ये मेथेनल हो गया। अब अगर हमको एथेनल चाहिए तो 2 कार्बन होंगे हमारे पास, एक कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा रहेगा, H लगा रहेगा, और ये तो ये हो जाएगा CH3CHO, और इसका अगर हम देखें तो ये हो जाएगा HCHO। इसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, और इसको बोलते हैं एसिटिल्डिहाइड, CH3CHO। तो वो तो उनका कॉमन नेम हो गया। आईयूपीएसी नाम क्या होगा, मेथेनल, इसका आईयूपीएसी नेम होगा इथेनल। इसी तरह से कार्बन यहाँ पे हम जोड़ते जाएं तो मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, हेक्सेनल, और आगे जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे उसी तरह से उनका नाम भी बदलता चला जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट वाला जो फंक्शनल ग्रुप है,
यहाँ पे हम OH फिक्स कर देते हैं। पहले CO था, फिर उसके बाद हम इस एक खाली वैलेंसी पे हमने H लगा दिया, और बल्कि ये R और R है। अब थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। अब R क्या है? तो R वही जो एल्किल ग्रुप होते हैं, एक किसी एल्केन, जो पूरी हमारी होमोलॉगस सीरीज है एल्केन की, हर एक एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद हमको एल्किल ग्रुप मिलता है। मेथेन में से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो हमको CH3 मिला। इस CH3 का मतलब होता है मेथिल। एथेन है, एथेन में से हम, एथेन का फार्मूला होता है C2H6, उसमें से हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो बनेगा हमारे पास C2H5, तो ये एथिल हो जाएगा। इसी तरह से प्रोपिल, ब्यूटिल, तो ये जो R है, ये R कोई सा भी एक एल्किल है, वो चाहे CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पूरे जितने भी एल्केन में जितने भी हैं, उसी के करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा एल्किल ग्रुप होगा वो R है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास मिला वो R और C डबल बॉन्ड O और एक OH ग्रुप लग जाएगा, तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। और जब इसकी नेमिंग करते हैं तो हम लगाते हैं ओइक एसिड उसके नाम में। तो अब हमारे पास एक, हम पहला ही कंपाउंड लेते हैं अपना मेथेन, नाम हो जाएगा मेथेन। अब यहाँ पे एक तो डबल बॉन्ड रहेगा और ये OH रहेगा, तो वैलेंसी तो 5 हो गई, तो यहाँ पे कोई वैलेंसी रहेगी नहीं और यहाँ पे H जुड़ जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, HCO, ये बन जाएगा। तो ये हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। उसी तरह से नाम हम लिखेंगे मेथेनोइक एसिड। अब हमारे पास दो कार्बन है, तो एथेन नाम होता है। अब यहाँ पे हमको एक डबल बॉन्ड लगाना है, तो यहाँ पे एक तो कम होगा, यहाँ पे OH ग्रुप लगेगा और ये CH3, तो ये हमारा बन गया CH3, C डबल O और H, तो ये हो गया हमारे पास इथेनोइक एसिड। इस तरह से हमारे जो 4 फंक्शनल ग्रुप हैं, अभी एक एल्कोहल हमने पढ़ लिया, फिर उसके बाद कीटोन, एल्डिहाइड और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारे IUPAC नेमिंग के ये तो 3 थोड़ा सा बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर दोनों तरफ RR लगा है, मतलब दोनों तरफ इस ग्रुप में अगर दोनों तरफ कार्बन कार्बन है तो वो कीटोन होगा, अगर कोई एक हाइड्रोजन है तो वो एल्डिहाइड होगा, और अगर एक एल्कोहलिक ग्रुप लग गया है, OH ग्रुप लग गया है, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, जिसमें हम ओइक एसिड नाम लगाए। तो इस तरह से नेमिंग की जाती है। अब जैसे एथेनोइक एसिड हुआ, वैसे प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, और उसी के करस्पॉन्डिंग मिलते चले जाएंगे। तो अगर 2 क्लियर हैं तो बाकी और सारे जितने 10 तक आते हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। एक और हमारा छूट रहा है हैलोजन, जो हमने हैलोजन ग्रुप देखा था, अब उसको देखते हैं। अब जो हमारे पास हैलोजन है, तो उनमें हमारे पास 4 हैलोजन है, जिनमें से हमको ज्यादातर दो के बारे में ही पढ़ना है। उनमें से एक क्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हमको क्लोरीन और ब्रोमीन ही मिलेंगे, तो उसके हिसाब से क्लोरीन के लिए क्लोरो और ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, और अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो और आयोडीन है तो आयोडो। इस तरह से उनका नाम हम पहले लगा देते हैं। अब हमारे पास क्या है, मेथेन है। इस मेथेन में कोई, अब इस हैलोजन को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा एल्केन है, यहाँ पे कोई सा एक X लग गया तो नाम क्या हो जाएगा इसका, हेलो एल्केन। तो ये तो जनरल फार्मूला हो गया हेलो एल्केन। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या हुआ, एक हाइड्रोजन हटा है। एक हाइड्रोजन हटने का मतलब हमको क्या मिल जाता है, एक एल्किल ग्रुप मिल जाता है। तो ये तो एक एल्किल ग्रुप रहा हमारा और एक हाइड्रोजन जुड़ गया। तो इसका जो जनरल फार्मूला होगा, हैलोजन जो भी कंपाउंड होंगे,
RX, तो ये हमारे हैलो एल्केन हो जाते हैं। लेकिन हमको इनकी आईयूपीएसी नेमिंग पढ़नी है। तो यहाँ पे CH4 क्या होता है, मेथेन होता है, और X कोई सा भी एक हो सकता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि क्लोरीन है। तो अब जैसे हैलो लगता है तो वैसे फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आयोडो लगता है। तो ये हमारे पास मेथेन था तो और क्लोरीन लगा, तो क्लोरीन के लिए क्लोरो, और मेथेन था तो क्लोरोमेथेन, इस तरह से नाम हो जाएगा। अगर यहीं पे हमारे पास एथेन होता और एक ब्रोमीन मान लीजिए लग जाता है, तो अब एथेन था, एक हाइड्रोजन हटा और ब्रोमीन लग गया तो ब्रोमो एथेन हो जाएगा। इसी तरह से क्लोरो एथेन, ब्रोमीन है तो ब्रोमो एथेन, चारों में से कोई सा भी हो सकता है। तो हम कॉमन नेम क्या यूज करेंगे, हैलो कंपाउंड। तो हैलो मेथेन, हैलो एथेन, हैलो प्रोपेन, हैलो ब्यूटेन, इस तरह से पूरा नेमिंग होता चला जाएगा। यहाँ पे ये आपका हाइड्रोजन वाला पार्ट खत्म होता है। जो हमारे पास कार्बन कंपाउंड है उनके कुछ रिएक्शंस हैं। अब यहाँ पे हमको 4 रिएक्शन ही पढ़ने हैं, कौन कौन से होते हैं। तो एक फर्स्ट जो हमारे पास कंबशन है, जब कार्बन कंपाउंड जब वो जलते हैं तब क्या होता है। फिर नेक्स्ट है उसके बाद ऑक्सीडेशन, जिसको हम ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो कार्बन कंपाउंड का जब ऑक्सीकरण होता है तब क्या होता है। फिर उसके बाद है एडिशन रिएक्शन, जिसको हम योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया बोलते हैं। तो कार्बन कंपाउंड जो होते हैं उनका किस तरह से योगात्मक अभिक्रिया उनकी किस तरह से होती हैं। फिर उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि वो उनका जो डिस्प्लेसमेंट या जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो किस तरह से। तो ये सब्स्टिट्यूशन का मतलब विस्थापन या प्रतिस्थापन हम लिखें तो ज्यादा बढ़िया है। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। अब हम अपना फर्स्ट देखते हैं कंबशन क्या होता है। तो कंबशन, जो भी कार्बन कंपाउंड होते हैं वो जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट और हीट एनर्जी रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, कार्बन कंपाउंड गिव्स हीट, या फिर हम लिखें सीधा कार्बन कंपाउंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट एनर्जी। आफ्टर बर्निंग इन एयर, जो भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो वायु में जलने के बाद या वायु में जब उनका दहन होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उष्मा और प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो हमारे पास मेथेन एक कार्बनिक यौगिक है। जलने का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन उसका। तो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होगा तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, H2O बनेगा, प्लस हीट रिलीज होगी और प्लस लाइट एनर्जी। अब जब हीट रिलीज होगी तो वहां पे लाइट भी रिलीज होगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन रहा कंबशन का। तो बस हिंदी में क्या लिखना है कि कार्बनिक यौगिक दहन के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड, जल, उष्मा तथा प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और फिर उसके बाद ये रिएक्शन दे देना है। नेक्स्ट फिर उसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है। हमारे पास ऑक्सीडेशन का जो एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। अभी जैसे हमने आईयूपीएसी नेम में देखा था एल्कोहलिक ग्रुप था, तो ये जो एल्कोहलिक ग्रुप होता है ऑक्सीकरण के बाद एक ऑक्सीजन और जुड़ जाता है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका हम ऑक्सीडेशन में अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं alcohol can be converted into carboxylic acid after oxidation। तो ये तो उसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो ये बस ये मैकेनिज्म याद रखनी है हमको।
अब किसके किसके प्रेजेंस में होता है, तो एल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट होना चाहिए, तो वो और प्लस उसके साथ आपको हीट देनी पड़ेगी, तो वो चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक एल्कोहल मान लेते हैं हम, एथेनॉल है हमारे पास, तो एथेनॉल का फार्मूला ये होता है, अब यहाँ पे हमारे पास कोई सा एक मीडियम होना चाहिए, चाहे एल्कलाइन मीडियम हो या फिर एसिडिफाइड हो, तो हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पे हमारे पास एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट है और प्लस हमने हीट दिया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अब यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ये होता है, तो OH ग्रुप तो है ही यहाँ पे, इस कार्बन पे एक ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा, तो ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो यहाँ पे इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, तो इधर का पहले हम अपना बना लेते हैं कंप्लीट, यहाँ तक तो ठीक है। चेंजेस जहाँ पे आने हैं यहाँ पे OH, अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, एक यहाँ पे हाइड्रोजन था, एक यहाँ पे हाइड्रोजन था, लेकिन एक ऑक्सीजन हमको चाहिए, तो ऑक्सीजन जब लगेगा तो वो हमेशा डबल बॉन्ड के साथ लगता है। अब डबल बॉन्ड के साथ लगेगा तो ये 4 वैलेंसी कंप्लीट कर लिया, अब यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं लगेगा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। इस तरह से चेंज होता है। इस रिएक्शन को अगर हमको शॉर्ट में लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं, हमारे पास इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है C2H5OH, और ये चेंज हो जाएगा इन सब जो भी यहाँ पे सब्सटेंस है उनके प्रेजेंस में, ये हमारे पास CH3COOH में, और यहाँ पे क्या होगा एसिडिफाइड K2Cr2O7 और प्लस हीट, और चेंज हो जाएगा एथिल अल्कोहल, चेंज हो जाएगा एसिटिक एसिड में। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने पढ़ा। अब इसके बाद हमको एडिशन रिएक्शन पढ़ना है। एडिशन रिएक्शन में हमारे पास कोई सा भी एक एल्कीन या फिर एल्काइन है, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेगा, इसमें निकेल या पैलेडियम एक कैटलिस्ट होगा जिसके प्रेजेंस में वो हाइड्रोजन को खुद में ऐड करके एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना लेगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन अगर हम देखें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन अंडरगो एडिशन रिएक्शन, दे ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकेल एंड पैलेडियम टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम कोई एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं, हम मान लीजिए एल्कीन लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से एल्कीन हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन से इसकी रिएक्शन होगी, और यहाँ पे कोई सा एक हम मान लेते हैं निकेल, हमारे पास कैटलिस्ट है। अब ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन होगा, तो एक हाइड्रोजन, अब क्योंकि ये जब डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका तो ये अभी कार्बन की 3 वैलेंसी हो जाएगी यहाँ पे, और इसकी भी 3 हो जाएगी, तो वो 4 कंप्लीट करने के लिए एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से प्रोडक्ट फिर फॉर्म होगा। अब यहाँ पे हमारे पास हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी है और सारे हाइड्रोजन ऐड हो चुके हैं। इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पाने के लिए हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं, और यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये एक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड हुआ, तो यहाँ पे कन्वर्जन क्या हुआ है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में। इसका काम कहाँ पे किया जाता है, जो वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं हमारे पास, जो वनस्पति तेल होता है, उनका हाइड्रोजिनेशन करके उनमें हाइड्रोजन ऐड करके उनको वनस्पति घी में बदल देते, जो वेजिटेबल घी होता है, और ताकि उसको एक लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सके, जल्दी वो खराब नहीं होंगे। तो ये एक इसका यूज होता है कि जो हाइड्रोजिनेशन क्यों किया जाता है। तो ये हाइड्रोजिनेशन का डेफिनेशन भी यही होगा कि हाइड्रोजन का ऐड कर देना ही हाइड्रोजिनेशन होता है, विद द हेल्प ऑफ निकेल एंड पैलेडियम, कोई भी कैटलिस्ट होगा। तो ये एडिशन रिएक्शन हो गया। इसके बाद का हमारा है नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये देखते हैं,
जो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो धूप की उपस्थिति में एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, तो इसी को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर हमको इसका देखना है तो जैसे हमारे पास मेथेन है एक, और प्लस हम क्या करते हैं, क्लोरीन से इसकी अभिक्रिया कराते हैं धूप की उपस्थिति में, और उसको धूप को हम दिखाते हैं एच न्यू से। एच न्यू इस तरह का एक सिंबल होता है हमारे पास, जैसे इसको हम म्यू बोलते हैं वैसे इसको हम न्यू बोलते हैं, तो जो कि सनलाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये जो मीथेन था, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा, और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो जो एक बचा हुआ क्लोरीन होगा, क्योंकि एक क्लोरीन तो जुड़ जाएगा इसमें, और जो बचा हुआ क्लोरीन होगा उसके साथ HCl फॉर्म कर जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, CH3Cl और प्लस HCl मिलेगा। इसी तरह से वो सनलाइट की प्रेजेंस में लगातार जब तक सारे हाइड्रोजन यहाँ के खत्म नहीं हो जाते हैं तब तक वो रिएक्शन चलती रहती है। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, इसके बाद इसमें आगे क्या होगा। CH3Cl है, यहाँ पे CH3Cl और प्लस फिर से Cl2 से जब रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन अगेन इट विल फॉर्म CH2Cl2 और प्लस HCl फॉर्म करेगा ही करेगा। फिर उसके बाद CH2Cl2 और प्लस फिर Cl2, तो यहाँ पे हमारे पास फिर से यहाँ पे सनलाइट होगा, और ये CH3Cl3 इसको हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, तो ये हमारा क्लोरोफॉर्म हो गया, और प्लस HCl, और फिर उसके बाद CH3 और Cl2, यहाँ पे हमारे पास H न्यू, तो ये बनेगा CCl4 और प्लस HCl। ये होता है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा का मतलब 4 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये कार्बन कंपाउंड का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इस तरह से कार्बन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अब नेक्स्ट हमारे पास 2 ही टॉपिक बचे हैं जिसमें हमको अल्कोहल और जिसमें कि इथेनॉल और एथेनोइक एसिड और फिर सोप और डिटर्जेंट के बारे में पढ़ना है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। यहाँ तक अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो उसको कमेंट में पूछिए, और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।